फिल्म की शुरुआत होती है एक बर्फ से ढके हुए इलाके में। हम देखते हैं एक लड़की, उसकी सांसें तेज हैं और वो भाग रही है अपनी जिंदगी के लिए। देश है नॉर्वे और वहाँ का नजारा बहुत ही ठंडा और सुनसान है। ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे हैं और वो हर कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन भागते भागते वो हार जाती है। ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं उसे और उसके साथ भयानक घटना होती है। फिर स्क्रीन पर आते हैं 7 दोस्त जो कार में बैठे हैं। वे ईस्टर फेस्टिवल मनाने के लिए जा रहे हैं। उनका मंजिल है ओक्स नाम का एक जगह जो पहाड़ों के पीछे है। विगार्ड का दोस्त वहाँ एक कैबिन रखता है और वहीं पे वे ठहरने वाले हैं। अजीब बात यह है कि वे उसी रास्ते के विपरीत जा रहे हैं जिस रास्ते लड़की भाग रही थी। चारों तरफ बर्फ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इसके बाद हम देखते हैं विगार्ड अपनी स्नो बाइक पर सवार है और उसके दोस्त पीछे पीछे चलते हैं। थोड़ी ही देर में वे कैबिन पहुंच जाते हैं और बर्फ में खेलते हुए मस्ती करते हैं। दिन ढलने से पहले सबका मूड बहुत खुश है। उसके बाद लिव बाथरूम यानी आउट हाउस जाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ जाते ही उसे लगता है कि कोई पहले से मौजूद है। वो डर कर भागती है और कैबिन वापस आती है। वो अपने दोस्तों को बताती है, मुझे कुछ अजीब दिखा। सब मिलकर जाते हैं ये देखने के कोई है या नहीं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर कुछ भी नहीं दिखता। तभी अचानक एक आदमी सामने आ जाता है। वो कहता है कॉफी चाहिए, लेकिन फिर वो कुछ अजीब करता है। कॉफी की जगह वो उनकी बियर उठाकर पीने लगता है। वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे ये उसका अपना घर हो और जैसे वो उन्हें बहुत पहले से जानता हो। दोस्त लोग हैरान हैं, थोड़े डर के थोड़े मजाक में, ये कौन है यार। उसके बाद वो आदमी दोस्तों को उस इलाके के अंधेरे अतीत के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय ये जगह नाजियों के कब्जे में थी, जिनका नेतृत्व कर्नल हर्टज़ॉग कर रहा था। नाजियों ने यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद नाजियों को अपनी हार का एहसास होने लगा और जब उन्होंने देखा कि उन्हें हारना है तो वे भाग निकले। उन लोगों ने स्थानीय निवासियों पर असाधारण कठिन परिस्थितियां थोप दी थी। गाँव वाले गुस्से में आ गए और उन्होंने उन्हें मार दिया। उनके सैनिक भी भाग गए, फिर उनका कैप्टन भी भागा, लेकिन इतनी ठंड थी कि वो बाहर मर गया। वो आदमी गंभीर होकर कहता है, मुझे यकीन है कि आज भी यहाँ बुरी शक्तियाँ मौजूद हैं और मैं दुआ करता हूँ कि वे कभी जागे नहीं। तभी रॉय, जो कि उनके दोस्तों में से है, हंसने लगता है। वो मजाक बनाने लगता है और कहता है, भाई हम तो मेडिकल स्टूडेंट हैं, हमें ऐसी बातें मानने की आदत नहीं। वो ये भी कहता है कि उन्हें नहीं पता कि ये बुरी शक्तियाँ आखिर गायब क्यों हुई। ये सुनकर आदमी बहुत गुस्से में हो जाता है। वो रॉय को पकड़ता है और डरावनी आवाज में कहता है, जब तुम्हारी आंतें बाहर निकाली जाएंगी तब तुम इसका इलाज करोगे क्या। फिर वो उन्हें चेतावनी देता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने पास ही टेंट लगाता है, अभी भी गुस्से में, और खाना खाता है। कुछ समय बाद उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि ये आवाजें क्या हैं। वो बाहर जाता है और जांच करने लगता है और देखता है कि ज़ॉम्बीज़ पास खड़े हैं। जैसे ही वो सोचता है कि खुद को कैसे बचाए, एक और ज़ॉम्बी उसके पास आता है और उसकी गर्दन काट देता है। बड़ी मुश्किल से वो आदमी किसी तरह अपने टेंट की तरफ भागने में कामयाब होता है, लेकिन मौत उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आता है और उसे वही मार डालता है। उस आदमी की कहानी विगार्ड के दिल में गहरी बैठ जाती है। विगार्ड अब अपनी दोस्त सारा को लेकर परेशान हो जाता है। वो फैसला करता है कि वो सारा को ढूंढने जाएगा। जाने से पहले वो अपने दोस्तों से कहता है, अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम सब कारों की तरफ जाना और मदद बुलाना। इतना कहकर विगार्ड अकेला ही निकल पड़ता है। इधर जो दोस्त बचे होते हैं वो फिर से मस्ती करने लगते हैं। कोई भी उस आदमी की डरावनी कहानी को सीरियस नहीं लेता। सबको लगता है कि वो बस डराने के लिए कहानी बना रहा था। उधर विगार्ड लगातार सारा को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते वो उस आदमी के टेंट के पास पहुंचता है। वो रुकता है और जो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आदमी मरा हुआ पड़ा है और उसे बेरहमी से चाकू मारा गया होता है। विगार्ड को वहाँ खून से भरे पैरों के निशान भी दिखते हैं। उसे नहीं पता कि ये निशान कहाँ जाते हैं, फिर भी वो हिम्मत करके उन्हें फॉलो करने लगता है। अचानक उसका पैर एक गड्ढे में फंस जाता है और वो संतुलन खोकर नीचे गिरने लगता है। इधर घर के अंदर दोस्त मिलकर एक डिब्बा ढूंढ निकालते हैं और उसे खोलते हैं। जैसे ही डिब्बा खुलता है सब हैरान रह जाते हैं। डिब्बे के अंदर जो चीज होती है वो कांसे की बनी होती है। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, इतना सोना यहाँ आया कहाँ से। धीरे धीरे उनकी सोच नाजियों से जुड़ने लगती है। उन्हें लगता है कि ये वही सोना है जो नाजी लूट रहे थे, लेकिन तभी मार्टिन कहता है, नहीं, तुम सब गलत सोच रहे हो। इसके बाद एयरलैंड आउट हाउस में जाता है और क्रिस उसके पीछे जाती है। कुछ देर बाद एयरलैंड तो वापस आ जाता है, लेकिन क्रिस नहीं आती। सब सोचने लगते हैं, वो गई कहाँ। वो तो अभी भी आउट हाउस में ही थी। क्रिस को लगता है कि शायद एयरलैंड उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है जैसे बाहर से कोई उसे घूर रहा। क्रिस जैसे ही ये सोच रही थी, अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो जोर जोर से चिल्लाती है और केबिन की तरफ दौड़ती है। केबिन में लोग तेज म्यूजिक सुन रहे थे, इसलिए वे क्रिस की आवाज सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन हैना ने आवाज सुनी। उसने म्यूजिक बंद किया और उस आवाज की तरफ देखने लगी। तभी एक ज़ॉम्बी क्रिस को पकड़ लेता है और उसे दूर ले जाता है। हैना लगातार बाहर देखती रही, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने महसूस किया कुछ तो सही नहीं है, मुझे अजीब लग रहा है। उसके पास उसके 3 सबसे करीबी दोस्त थे। हैना उन्हें बाहर ले जाती है क्रिस को खोजने के लिए। सब मिलकर क्रिस को ढूंढते हैं, लेकिन उसे नहीं पाते। लेकिन उन्हें वहाँ एक बैग मिलता है जो कि सारा का था, यानी जिस केबिन में वे थे वही उसका था। अब उनके
मन में शक होने लगता है। ये जगह अब सुरक्षित नहीं लग रही। हैना लगातार बाहर देखती रहती है। तभी उसने देखा क्रिस बाहर है और उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने क्रिस को ध्यान से देखा तो समझ आया कि वो सिर्फ क्रिस का सिर है। हैना जोर से चिल्लाती है। लिव तुरंत दौड़ती है हैना के पास पूछने के लिए, क्यों चिल्ला रही हो? लिव भी बाहर देखती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी एक ज़ॉम्बी लिव के बाल पकड़ लेता है। लिव चिल्लाती है और सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल से वो उसे मुक्त करते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। ज़ॉम्बीज इतने शक्तिशाली और बहुत थे कि वे हर तरफ से घुसने की कोशिश कर रहे थे। हैना फिर एक ज़ॉम्बी के हाथ को काट देती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि ये नाजी ज़ॉम्बीज हैं। एयरलैंड बहुत डर जाता है और सबको कहता है, सावधान रहो, कोई ज़ॉम्बी हमें चोट ना पहुंचाए। वो सबको कुछ ट्रिक बताने की कोशिश करता है जो उसने किसी फिल्म में देखी थी कि कैसे वे खुद को बचा सकते हैं। लेकिन उसी समय एक ज़ॉम्बी उसके सिर को पकड़ता है और 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। उधर विगार्ड जो गिर गया था धीरे धीरे होश में आता है। वो समझता है कि वो एक गुफा में फंस गया है। उसने कुछ लकड़ियां उठाई और रोशनी के लिए आग लगा दी। फिर वो अंदर जाता है ये देखने के लिए कि ये जगह क्या है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये एक छिपा हुआ रास्ता है। वहाँ अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। विगार्ड को वहाँ हथियार मिलते हैं जो पहले जर्मनों के थे। साथ ही उसे हेलमेट्स भी मिलते हैं। जैसे ही वो हेलमेट्स देखता है तो अचानक सारा का सिर मिल जाता है। सारा अब मर चुकी थी। विगार्ड इन सब को देखकर तुरंत गुफे से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है लेकिन विगार्ड लड़ाई में उतर जाता है। वो अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करता है। तभी अचानक दूसरा ज़ॉम्बी जमीन से उभरता है। इधर केबिन में बाकी लोग एक योजना बना रहे होते हैं। वो कहते हैं 2 लोग ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएंगे ताकि बाकी बच सकें। बाकी 2 लोग कार से मदद लाने जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें आसानी से नोटिस ना किया जाए। इधर हैना और लिव मदद के लिए कार की तरफ भागती हैं, लेकिन वे रास्ता भूल जाती हैं। अचानक इस खतरनाक स्थिति में एक ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाता है। वहीं विगार्ड ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए दोनों ज़ॉम्बीज को मार देता है। लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और दोनों नीचे गिरते हैं। ज़ॉम्बी एक रस्सी से लटक रहा था और विगार्ड भी उसे पकड़ लेता है। दोनों रस्सी से बंधे होते हैं और ज़ॉम्बी उसके गले पर हमला करता है। फिर भी विगार्ड अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और ज़ॉम्बी को नीचे फेंक देता है। विगार्ड ने रस्सी को ऊपर खींचा और अपने आप को बचा लिया। इधर हैना और लिव जो मदद के लिए बाहर गई थी भी एक ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, लेकिन लिव ज़ॉम्बीज को रोक नहीं पाती। ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और उसको टुकड़ों में फाड़ देते हैं। तभी हैना इलेक्ट्रिक स्टिक निकालती है और सभी ज़ॉम्बीज को मार देती है। इस दौरान कैप्टन कर्नल हर्ट्ज़ॉग वहाँ पहुँचता है और मृत ज़ॉम्बीज देखकर चौंक जाता है। हैना ऊपर खड़ी मदद की तलाश में रहती है। जब उसे समझ नहीं आता कि क्या करें तो अचानक वो बर्फ पर गिर जाती है। बर्फ टूट जाती है और जो ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा था वो भी उसके साथ गिर जाता है। हैना बच जाती है लेकिन बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो पाती है कि वो बर्फ पर है। वो चारों तरफ देखती है और पाती है कि एक ज़ॉम्बी भी बर्फ में फंसा है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। फिर हैना बिना समय गवाए उसे मार देती है। इस दौरान विगार्ड जिसकी गर्दन घायल थी खुद सिलाई करने की कोशिश करता है। फिर वो अपना हथियार निकालता है और स्नो बाइक पर रखकर ज़ॉम्बीज को मारने बाहर निकलता है। कैबिन में मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए मौजूद है ताकि वे ज़ॉम्बीज को छल से मार सके। रॉय कोशिश करता है कि बाहर विस्फोटक फेंके, लेकिन गलती से विस्फोट अपने ही कैबिन में हो जाता है। कैबिन आग पकड़ लेती है और वे दोनों अपने आप को बचाने भागते हैं। इसके बाद वे एक शेड में पहुंचते हैं और वहां बहुत सारे हथियार पाते हैं। वे तय करते हैं कि हथियार लेकर ज़ॉम्बीज से लड़ेंगे। जैसे ही वे बाहर आते हैं उन्हें ज़ॉम्बीज की एक पूरी सेना दिखती है। हथियारों का इस्तेमाल करके वे ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारते हैं, लेकिन जैसे ही एक ज़ॉम्बी मरता है और कई और ज़ॉम्बीज सामने आ जाते हैं। अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके सामने आते हैं। तभी विगार्ड वहां पहुंचता है। विगार्ड अपनी मशीन गन से शूट करता है और सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन उसके बाद और ज़ॉम्बीज उभर आते हैं और विगार्ड उन्हें भी मारता है। तभी कुछ भयानक होता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ उस पर हमला कर देते हैं और उसके हाथ पांव तोड़ देते हैं। इस पूरी घटना को उसके दोनों दोस्त देख रहे थे। मार्टिन गुस्से में आ जाता है और ज़ॉम्बीज पर हमला करता है, बेरहमी से मारता है। जैसे ही वो मार रहा होता है अचानक हैना विगार्ड के पीछे दिखाई देती है। विगार्ड उसे ज़ॉम्बी समझकर हमला कर देता है और सॉ की मदद से उसके गले पर वार कर देता है। हैना मरने लगती है और ये देखकर मार्टिन बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अब पछताने का समय नहीं था। उनकी जिंदगी बचाने का समय था, क्योंकि वे ज़ॉम्बीज की सेना का सामना कर रहे थे। जैसे ही मार्टिन उन्हें मार रहा होता है एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर हमला करता है और काट लेता है। तभी उसे वो आदमी याद आता है और वो अपना हाथ काट देता है। हाथ काटने के बाद मार्टिन बहुत खुश दिखता है। वो खुश है कि अब वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, लेकिन अचानक बर्फ के नीचे से एक ज़ॉम्बी निकलता है और उस पर हमला करता है। फिर भी वो अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करता है। जोर
से चिल्लाता है और ज़ॉम्बी पर अपने पैरों से वार करता है। वो हर ज़ॉम्बी को मारता है जब तक कि सिर्फ हर्ज़ॉग बचता है। सबको लगता है कि अगर हर्ज़ॉग को मार दिया तो वे बच सकते हैं, लेकिन हर्ज़ॉग अपना मुंह खोलता है और कुछ कहने लगता है। जैसे ही वो बोलता है, धरती में दरारें पड़ने लगती हैं। एक एक करके मरे हुए ज़ॉम्बीज़ फिर से जीवित हो जाते हैं और फिर से एक पूरी सेना बन जाती है। वे समझते हैं कि अब वे बेहद खतरनाक स्थिति में हैं और भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके सामने बड़ी चुनौती है। हर्ज़ॉग हथौड़े के साथ खड़ा होता है। वे सभी भागने लगते हैं, लेकिन रॉय का पैर झाड़ियों में फंस जाता है। जैसे ही हर्ज़ॉग उसके पास आता है, सिल पर हथौड़ा मार देता है। तभी एक चीज उसके शरीर में घुस जाती है और उसके सभी आंतरिक अंग बाहर गिर जाते हैं। फिर हर्ज़ॉग वापस रॉय के पास जाता है और उसकी जेब से एक घड़ी निकालता है। फिर वो केबिन की तरफ भागने लगता है। जैसे ही वो पहुंचता है, वो देखता है कि केबिन पूरी तरह आग में घिरा हुआ है। वो अंदर जाता है और सोने वाला डिब्बा उठाता है। फिर वो डिब्बा ज़ॉम्बी कैप्टन को देता है और ज़ॉम्बी कैप्टन शांत हो जाता है। इसके बाद मार्टिन भाग निकलता है और अपने कार की तरफ चलता है। जैसे ही वो कार में पहुंचता है, वो अंदर बैठता है और कार स्टार्ट करता है। तभी हेना ने उसे जो सिक्का दिया था वो नीचे गिर जाता है और तभी हर्ज़ॉग उसके सामने प्रकट होता है। जोर जोर से चिल्लाता है और कार की खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है और फिर फिल्म खत्म होती है। सिर्फ सवाल रह जाता है, क्या मार्टिन बच पाएगा? क्या हर्ज़ॉग ने उसे पकड़ लिया? और क्या ज़ॉम्बी कैप्टन सच में शांत हो गया या फिर कुछ और होने वाला है?